तो चलिए शुरू करते हैं अपनी पॉलिटी की क्लास, जिसमें हम लोग अभी तक पढ़ रहे हैं फंडामेंटल राइट्स, यानी कि हम इसको बोलते हैं मूल अधिकार, और कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा मौलिक अधिकार। तो मूल और मौलिक कुछ भी लिखा हो, आप जब इंग्लिश में इसको पढ़ेंगे तो सिंपली आप पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स। और फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं दोस्त? फंडामेंटल राइट्स आपके होते हैं जो अधिकार भारतीय संविधान ने आपको दिया है, जिसके उल्लंघन पर आप सीधे सीधे कहां पर जा सकते हो? आप सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जा सकते हो। ठीक है, तो ये होता है आपका फंडामेंटल राइट। क्लियर है बात? आ गया समझ में फंडामेंटल राइट क्या होता है? तो देखिए, अब मैंने आपको कल बहुत सारी चीजें बताई थी। ठीक है, क्या क्या बता दिया था? तो मैंने दोस्त आपको बताया था कि इसका इतिहास क्या है, कहां से आता है फंडामेंटल राइट निकल के, है ना, ये बताया था। और उसके बाद मैंने ये भी बताया था कि भारतीय संविधान में कौन कौन से मूल अधिकार हैं। ठीक है, कौन कौन से मूल अधिकार हैं ये भी मैंने आपको बता दिया था। और मैंने आपको ये बताया था कि इनका प्रावधान कैसे हुआ, कहां से आए, ये सारी चीजें। क्लियर? तो आज अब क्या करेंगे? तो आज हम लोग मूल अधिकार जो है इसकी विशेषताओं को यहां पर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मूल अधिकार की विशेषताएं। ठीक है, मूल अधिकार की विशेषताओं को हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये क्या होते हैं? ये वाद योग्य होते हैं। ठीक है, अब वाद योग्य का मतलब समझना। वाद का मतलब क्या होता है? केस, है ना, जो कोर्ट में केस चलता है वही वाला केस। ठीक है, तो वाद का मतलब पता है क्या हो गया? वाद का मतलब हो गया मित्र केस। क्लियर? चलिए, जय हिंद, जय हिंद सभी लोगों को, जय हिंद, भारत माता की जय। ठीक है, ये क्या होता है? वाद योग्य होता है। क्लियर? ये चीज आपको समझ में आई बढ़िया से? तो अगर ये वाद योग्य है तो ये अगर इसका उल्लंघन होता है, क्या होता है? उल्लंघन अगर होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट यहां पर जा सकते हैं। कहां जा सकते हैं? या तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं दोस्त, या तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। क्लियर? अभी जब आप इसको आगे पढ़ेंगे तो सुप्रीम कोर्ट के लिए है आर्टिकल 32, है ना, कौन सा है? आर्टिकल 32। हाई कोर्ट के लिए है 226। अभी ये सब आगे आएगा तो वहां पर चर्चा करेंगे। लेकिन वाद योग्य का मतलब क्या हुआ ये आपको समझना है। तो वाद योग्य का मतलब ये हुआ कि अगर आपके जो मूल अधिकार हैं, आपको जो फंडामेंटल राइट्स गवर्नमेंट ने, सॉरी, संविधान ने दिया है। ठीक है, किसने दिया है? जो मूल अधिकार आपको संविधान ने दिया है, अगर उसका उल्लंघन किसी भी प्रकार से हो जाता है, ठीक है, जैसे अब एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। एग्जाम्पल में जैसे आप समझिए कि आपको वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1)(a) में दी गई है। ठीक है, इसमें क्या है कि आप अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र हैं। किसके लिए स्वतंत्र हैं? अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र हैं। आप अपने विचार कहीं पर भी प्रकट कर सकते हैं। क्लियर? तो ये आपको दिया गया है कहां पर? आर्टिकल 19(1)(a) में। ठीक है, अब मान लीजिए कि आप अपने विचारों को प्रकट करना चाहते हैं, लेकिन या तो कोई राज्य, है ना, कोई राज्य सरकारें, या फिर कोई केंद्र सरकार, कोई कंपनी, कोई व्यक्ति किसी को उसकी अभिव्यक्ति का क्या करता है? हनन कर देता है। तो अगर उसकी अभिव्यक्ति का हनन होता है तो वो सीधे कहां चला जाएगा? सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा। क्लियर? राधे राधे अनन्या जी, वेलकम है आपका भी क्लास में। ठीक है, तो वो क्या करेगा? वो भाई अपने मूल अधिकारों के हनन पर कहां चला जाएगा? सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट चला जाएगा। क्लियर? तो ये क्या है? वाद योग्य हैं, लेकिन साथ में क्या है? उचित प्रतिबंध भी है। ठीक है, अब उचित प्रतिबंध का मतलब भी समझना है। उचित प्रतिबंध को क्या बोलते हैं हम लोग? युक्ति युक्त। ठीक है, यानी कि नियमों से बंधा हुआ, है ना, क्या बोलते हैं? युक्ति युक्त प्रतिबंध, यानी कि ऐसा प्रतिबंध जो क्या है? नियमों से बंधा हुआ है, उसमें बहुत सारे
रूल्स हैं। क्लियर? तो बहुत सारे नियमों से आबद्ध अगर कोई प्रतिबंध है तो उसको हम क्या बोल देंगे? युक्ति युक्त प्रतिबंध। अब इसी एग्जाम्पल में इसको भी समझिएगा। कैसे? तो देखो, मैंने आपको बताया था 19(1)(a) में क्या है? बोलने की आजादी है। अब बोलने की आजादी का मतलब ये नहीं है कि आप अपने पड़ोसी के यहाँ चले गए और उसको गाली देने लगे। ठीक है, यही है युक्ति युक्त प्रतिबंध। क्योंकि पड़ोसी ने क्या किया, सॉरी, संविधान ने क्या किया है, आपके अधिकारों पर कुछ प्रतिबंध भी लगाए हैं। आप ऐसे किसी को खुल के गाली वाली नहीं बक सकते हो। क्लियर? ये चीज होती है दोस्त। तो ये क्या हो गया? युक्ति युक्त प्रतिबंध हो गया। तो सबसे पहला क्या था कि ये असीमित नहीं है, ठीक है, अनलिमिटेड नहीं है और वाद योग्य हैं। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है वाद योग्य हैं। आपसे ये सीधे पूछा जाता है कि मूल अधिकारों की प्रकृति क्या है? ये इसकी प्रकृति है, ये इसका नेचर है कि ये वाद योग्य है। क्लियर? आ गया समझ में? चलिए अब इसको मिट्टा खोइनी से मिटा देते हैं, है ना? तो अब लिखने के लिए नहीं तो फिर जगह नहीं बचेगी मुझे। क्लियर? अब दूसरा क्या है? दूसरा है कि राज्य की जो मनमानी है ना, किसकी? राज्य की मनमानी के विरुद्ध है। अब राज्य की मनमानी क्या होती है? देखो, अब राज्य की मनमानी क्या होगी? तो राज्य की मनमानी जब समझना है तो ऐसे समझो, जैसे कि मान लीजिए अभी क्या है, बहुत सारे कानून हैं, ठीक है, बहुत सारे कानून हैं, है ना? आप हेलमेट लगा के चलो, आप ट्रिपलिंग ना करो। क्लियर? फिर जैसे ये रोड के हो गए, ऐसे ही दहेज के अपने नियम कानून हैं, दहेज प्रथा के लिए। ऐसे ही बाल विवाह के लिए अपने नियम कानून हैं। तो बहुत सारे नियम कानून क्या हैं? बनाए गए हैं। तो उनका क्या है? अब देखिए, अब अगर यहाँ पर ये क्या है? संविधान के अनुरूप हैं सारे नियम। सारे नियम क्या है मित्र? संविधान के अनुरूप। तो जितने भी कानून बनाए जाते हैं, जितने भी कानून बनते हैं, ये संविधान के अनुरूप बनते हैं, संविधान की सीमा के अंदर होते हैं। क्लियर? कोई भी कानून संविधान का उल्लंघन नहीं कर सकता। ठीक है? तो संविधान की सीमा के अंदर होंगे सारे। क्लियर? लेकिन जैसे ही आप आगे आओगे, मान लीजिए कोई गवर्नमेंट पागल हो गई, है ना? कोई गवर्नमेंट क्या बोली? कोई ऐसा कानून बना दी, है ना? कोई भी ऐसा कानून बना दी कि वो किसका? संविधान का उल्लंघन करने लगेगा। क्या करने लगे वो? संविधान का उल्लंघन करने लगे। तो जब कोई ऐसा कानून अगर बन जाता है कि संविधान का उल्लंघन हो जाता है, तो इसको आप क्या बोलोगे? सरकार की मनमानी बोलोगे, है ना? क्या बोलोगे? सरकार की मनमानी इसको आप बोलोगे। क्लियर है? अब सरकार की मनमानी अगर हो गई तो इसको कौन रोकेगा? कोई तो रोकने वाला चाहिए, नहीं तो कल को तो कोई भी सरकार बहुमत में आए तो कोई भी कानून बना सकती है। तो जब हम इसको रोकेंगे तो किसके द्वारा रोकेंगे? इसको कौन रोकेगा? सरकार को, इस सरकार को रोकेगा संविधान। ठीक है? कौन रोकेगा? संविधान। ये क्या बोलेगा कि देखो, आपका बनाया हुआ कानून लोगों के जो मूलभूत अधिकार हैं, जो लोगों का फंडामेंटल राइट है, उसका उल्लंघन कर रहा है। और इसलिए जो कोर्ट है ना, कोर्ट क्या करेगा? इस कानून को रद्द कर देगा। क्लियर? क्या कर देगा? रद्द कर देगा। आई बात समझ में? ठीक है? क्लियर? क्या कर देगा? रद्द कर देगा। डन? क्लियर? इसलिए ये क्या है? राज्य की मनमानी के खिलाफ उपलब्ध है। ये बात समझ में आई कि राज्य के मनमानी के खिलाफ क्यों है। ठीक है? क्लियर? अब इसमें कुछ ऐसे हैं जो नकारात्मक विशेषता रखते हैं, कुछ ऐसे हैं जो सकारात्मक विशेषता रखते हैं। क्लियर है? कैसी विशेषताएं रखते हैं ये? कुछ नकारात्मक रखेंगे और कुछ सकारात्मक रखेंगे। क्लियर? ठीक है? अब दूसरा क्या है? मूल अधिकार अस्थाई नहीं है। अस्थाई का मतलब ये फिक्स नहीं है, इसे संसद के द्वारा
अमेंड किया जा सकता है, संशोधित किया जा सकता है। क्लियर? कौन सा अनुच्छेद होता है संशोधन के लिए? 368। क्लियर? कौन सा होता है? 368 आर्टिकल होता है। इसके जरिए क्या हो जाता है? संविधान में संशोधन किया जाता है। तो मूल अधिकार भी क्या है? संविधान के भाग हैं, और जब संविधान के भाग हैं तो हम इसमें आराम से संशोधन दोस्त कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात? आया समझ में? चलिए बढ़िया। अब देखो एक चीज और देख लो। एक चीज ये है कि कुछ मूल अधिकार ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ किसको दिए गए हैं? जो सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। कौन कौन से हैं? अगर आप इन आर्टिकल्स की बात करेंगे तो 15 है, 16 है, 19 है, 29 है और 30 है। कौन कौन सा है? 15, 16, 29, 30 और 19। ठीक है, ये 5 मूल अधिकार हैं। इन पांचों को किसके अंतर्गत रखा गया है? ऐसे फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत रखा गया है जो सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त होंगे। किसको? भारतीय नागरिकों को प्राप्त होंगे। क्लियर हो गई बात है? यहां पर ये समझ में आ गया कि भारतीय नागरिकों को कौन कौन से मिले हैं? तो 15, 16, 19, 29 और 30। क्लियर? आया समझ में? तो ये चीजें होती हैं, ठीक है, इनकी विशेषताओं में। ठीक है ना? आई बात समझ? तो ये सब आप लोगों को यहाँ पर जानना जरूरी हो जाता है। ये जान गए। अब कुछ और विशेषताओं को जानते हैं। और विशेषता क्या है गुरुजी? बहुत सारी हैं। देखिए अब और कौन कौन सी विशेषता हैं, कौन कौन सी आप बताओगे हमको? तो हम आपको बताएंगे कि कुछ अधिकार केवल नागरिकों के लिए हैं और कुछ सब के लिए हैं। वो चाहे विदेशी हो, चाहे कंपनी हो, चाहे नागरिक हो, चाहे जैसा भी व्यक्ति हो। ठीक है। दूसरा, ये पूर्ण नहीं है, सीमित है। इन पर क्या है? राज्य उचित प्रतिबंध लगा सकता है। अब यहां पर एक चीज समझना, राज्य का मतलब क्या है? केंद्र सरकार। ठीक है, क्या है? केंद्र सरकार। राज्य का मतलब क्या हो जाता है? केंद्र सरकार से होता है। क्लियर? ठीक है। हाँ, आर्टिकल 15 में भी 5 नहीं, अब 6 हो चुके हैं। 15 6 तक है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस वाला आ गया 15 6। ठीक है, तो 6 भाग हैं। उनको हम देखिए उसमें क्या, उसको हम सब क्लॉज बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? सब क्लॉज। ठीक है, क्लियर? तो ये बोला जाता है, हम हमेशा अच्छी भाषा का उपयोग करेंगे। ठीक है, क्लियर? ऐसे मतलब भाग अलग चीजें हैं। भाग कितने हैं संविधान में? तो संविधान 22 भाग है। क्लियर? इसको हम क्या बोलते हैं? सब क्लॉज बोलते हैं। डन? ठीक है, आई बात समझ में? अब देखिए मूल अधिकार क्या काम करते हैं। मूल अधिकार दोस्त काम करते हैं जो सामाजिक आवश्यकताएं होती हैं और जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता होती है। अब जैसे बोलना आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, लेकिन आप समाज में 4 लोगों के बीच में खड़े होके गाली गलौज नहीं कर सकते हो। क्लियर? ठीक है, तो ये चीजें होती हैं। तो इसलिए ये व्यक्ति और समाज के बीच में बराबर संतुलन बनाकर रखता है। ये राज्य के मनमाने कार्य के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है। ये निजी कंपनियों के कार्यों के विरुद्ध भी काम करता है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा, एक तो कंपनी अधिनियम ही बना है भारत में, है ना? उसमें प्राइवेट नौकरी करने वालों के लिए प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई भी प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट फर्म है तो वो आपसे बंधुआ मजदूरी करवा ले। ठीक है, क्लियर? तो ये चीज होती है। ठीक है, ठीक, तो इतना समझ में आ गया। आगे अब जैसे कुछ नकारात्मक होते हैं। नकारात्मक किस सेंस में होगा? राज्य के लिए, है ना, सरकारों के लिए ये नकारात्मक है। क्यों? क्योंकि उनको ये डांटता है, फटकारता है कि आप मूल अधिकारों का हनन नहीं करोगे। उसके बाद न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है। ठीक है, इनके उल्लंघन पर आप सीधे कहां जा सकते हो? कोर्ट जा सकते हो। या फिर
इनके खिलाफ याचिका भी दायर की जा सकती है। अगर फंडामेंटल राइट का कहीं पर उल्लंघन हो रहा है तो याचिकाएं भी दायर की जा सकती हैं। क्लियर है? और क्या है, ये मूल संरचना को बिना प्रभावित किए ही संशोधित किए जाएंगे। यानी कि जब संशोधन होगा तो जो मूल संरचना है उसमें परिवर्तन नहीं किया जाएगा। और क्या विशेषता है, तो आप लोगों ने इमरजेंसी का नाम सुना होगा। क्या है वो? आपातकाल। तो आपातकाल में क्या होता है, ये निलंबित हो जाते हैं। क्या होते हैं? निलंबित हो जाते हैं। लेकिन अनुच्छेद 20 है ना, क्या है? अनुच्छेद 20 ये किसके करता है? गिरफ्तारी से संरक्षण करता है। और अनुच्छेद 21 ये क्या होता है? गरिमा में जीवन की गारंटी देता है। तो इन दोनों को क्या है? निलंबित नहीं किया जा सकता है। तो ये सारे प्रावधान ऐसे बनाए गए हैं कि व्यक्तियों को क्या हो, एकदम सहूलियत रहे। ठीक है, किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार की परेशानी दिक्कत का सामना बिल्कुल भी ना करना पड़े। क्लियर हो गई बात? आया समझ में? आगे आगे क्या है, जैसे फिर 33 34 इनको तो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पढ़ने की जरूरत नहीं है अभी, इनको हम आगे पढ़ेंगे। क्लियर? चलिए आगे आते हैं। अब आगे देखिए, इसमें संशोधन का मुद्दा। अब संशोधन का मुद्दा जब आप इसको देखेंगे तो गवर्नमेंट में क्या है, ठीक है, गवर्नमेंट में क्या किया गया, सरकार ने मतलब जैसे जैसे सरकारें आई उन्होंने क्या किया, मूल अधिकारों में संशोधन करने की कोशिश की। ठीक है, क्या किया उन्होंने? मूल अधिकारों में संशोधन करने की कोशिश की। लेकिन बीच में कौन आ गया? बीच में आ गया आपका सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, कौन आ गया दोस्त? सुप्रीम कोर्ट। क्योंकि ये क्या है, इन जो भी मनमानी सरकारें आती है ना, ये उनके गार्जियन हो जाते हैं। ठीक है, कि कोई भी ऊटपटांग काम हम तुमको नहीं करने देंगे। तो कौन आ जाता है? सुप्रीम कोर्ट आ जाता है। और फिर सुप्रीम कोर्ट में मूल अधिकारों के संशोधन के लिए, कि मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है या नहीं, इसको लेके कुछ केसेस चले और फिर उसमें डिबेट हुआ। ठीक है, कुछ केसेस चले और फिर उसमें बढ़िया से डिबेट होता है। अब डिबेट जो होता है वो जानना जरूरी है। कौन कौन से केसेस हैं इसको आप लोग जानेंगे। तो सबसे पहले कौन सा है? सबसे पहले है शंकरी प्रसाद। शंकरी प्रसाद का केस होता है 1951 में। यहां पर आप शॉर्टकट में पढ़ेंगे। जब पॉलिटी कंप्लीट हो रही होगी हमारी तो लास्ट में आपको कुछ क्लासेस स्पेशल कराई जाएंगी, जैसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद, महत्वपूर्ण संशोधन, महत्वपूर्ण आपके संवैधानिक वाद, इनको सबको हम लोग कर रहे होंगे। तो वहां पर इसको हम और आसानी से करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया, इसमें आपको बस रिजल्ट देखना है। क्या बताया गया था? संसद को मूल अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति दी गई। ठीक है, क्या हुआ इसमें? क्या हुआ, क्या बोला गया कि जो गवर्नमेंट है, ठीक है, जो पार्लियामेंट है, हमारी संसद है, ये क्या कर सकती है? हमारे मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। ठीक है, लेकिन फिर ये प्रक्रिया चलती है। फिर आता है समय 1967 का। 1967 में एक गोलकनाथ केस होता है। ठीक है, कौन सा होता है? गोलकनाथ केस होता है। इसमें जो कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, इन्होंने पहले तो अपने शंकरी प्रसाद वाले केस को इन्होंने पलट दिया और पलट के क्या बोला कि देखिए फंडामेंटल राइट जो है, इन्होंने क्या बोला, फंडामेंटल राइट सर्वोच्च हैं। क्या है? सर्वोच्च हैं और इनमें संशोधन दोस्त नहीं करोगे तुम। ठीक है, किसको बोल दिया? गवर्नमेंट, पार्लियामेंट को बोला कि आप इसमें संशोधन नहीं कर सकते हो। क्लियर? आगे बात समझ में? फिर इसके बाद ये चीजें चलती रहती हैं। समय आता है 1973, 1973 का। 1973 का जो समय है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कैसे हो जाता है? तो ये ऐसे होता है
कि इसमें एक केस होता है केशवानंद भारती केस, ठीक है। और ये मतलब अभी तक का सबसे बड़ी बेंच वाला केस है, 13 जजेस की बेंच बनी थी, क्लियर। और इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज निकलकर सामने आती है, जिसको हम मूल संरचना या फिर हम क्या बोलते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर, क्लियर, क्या बोलते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर बोलते हैं। इसको जब आप पढ़ोगे तो बेसिक स्ट्रक्चर को ही समझने के लिए पूरी 1 घंटे की एक क्लास लग जाएगी, ठीक है। तो इसलिए इसको हम अपने हिसाब से करेंगे जब हम केसेस को पढ़ेंगे, ठीक है, जब केस स्टडी आप लोग पढ़ेंगे तब, क्लियर है। फिर मिनर्वा मिल्स, मिनर्वा मिल्स में क्या बोलता है उच्चतम न्यायालय कि अनुच्छेद 368 4 और 5 ये अमान्य हो गए, क्लियर, क्योंकि ये न्यायिक समीक्षा को क्या करते थे, सीमित करते थे। न्यायिक समीक्षा का अधिकार किसको है, उच्चतम न्यायालय को है। ऐसे ही फिर IR कोहिलो केस होता है 2007 में, ठीक है, क्लियर। और इसमें इन्होंने क्या बोला कि 24 अप्रैल 1973 को जो 9वीं अनुसूची में कानून रखे गए उनको वो क्या है, अब जुडिशियल रिव्यू कानूनी समीक्षा न्यायिक समीक्षा के अंडर में आएंगे, क्लियर। और 9वीं अनुसूची में क्या जोड़ा गया था, संपत्ति के संबंधित कानून जोड़े गए थे, किसके, संपत्ति से संबंधित कानून जोड़े गए थे। तो ये क्या है, संविधान में जो मूल अधिकार दिए गए हैं उनके संशोधन का मुद्दा हो जाता है, क्लियर। आगे आते हैं, अब आएंगे अनुच्छेद पर। अब आपको थोड़ा पढ़ने में मजा आएगा, क्योंकि आपको क्या रहता है, याद करना रहता है। तो याद करने में यहाँ आपको अच्छा लगेगा कि अब गुरुजी याद करने वाली चीजें आ गई हैं, अब मजा आएगा, है ना, यही समझते हैं, यही करना है। चलिए बढ़िया है, फिर याद करवाते हैं आप लोग बढ़िया से, ठीक है, चलो बढ़िया, शानदार। तो अब देखो मित्र, अब क्या है, अनुच्छेद 12 की बात करेंगे। किसकी बात करोगे, अनुच्छेद 12, आर्टिकल 12, क्लियर। अब आर्टिकल 12 की बात करेंगे। तो फंडामेंटल राइट कहाँ से स्टार्ट है, फंडामेंटल राइट स्टार्ट है 12 से 35, है ना, 12 से 35। अब इसका एक एक अनुच्छेद आपको याद होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि फंडामेंटल राइट से पेपर कहीं से भी बन सकता है, तो ये याद रखना है, ठीक है। चलिए आते हैं, आएंगे तो अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 12 क्या बताता है, अनुच्छेद 12 बताता है राज्य के बारे में, किसके, राज्य के बारे में। क्या बताता है, ये बताता है राज्य की परिभाषा, ठीक है। अब फिर से वही चीज समझना, यहां पर, यहां राज्य का मतलब क्या है, यहां राज्य का मतलब है एक समुचित सरकार से, ठीक है, किससे, समुचित सरकार से, भारत से। किसका का है, राज्य का क्या मतलब है, भारत, ठीक है। तो यहां पर क्या बताया गया, भारत की परिभाषा एक तरह से, क्लियर। तो राज्य की परिभाषा यहां पर बताई गई। अब राज्य की परिभाषा जो बताई गई, तो इसमें राज्य के अंतर्गत कौन कौन आएगा, तो देखिए कौन कौन आएगा, इसको यहां पर मैं आपको बताता हूं कौन कौन आएगा। तो सबसे पहले आएगी भारत की सरकार, ठीक है, यानी कि केंद्र सरकार, ठीक है, केंद्र सरकार और संसद, ठीक है, कौन कौन आ गया, केंद्र सरकार और संसद आ गए, ठीक। दूसरा कौन आएगा, राज्य सरकार और विधायिकाएं, मतलब समझ में आया कि जितने भी राज्य हैं, ठीक है, सारे राज्य और सारी विधायिका, यानी कि विधान पालिका भी, सॉरी विधानसभा भी और विधान परिषद भी, जहां जहां पर विधान परिषद है उनको हम शामिल करेंगे, ठीक है, ये भी आ गए। तो देखो कौन आ गया, सेंट्रल गवर्नमेंट आ गई और पार्लियामेंट आ गया, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट आ गई और विधान पालिका आ गई। अब कौन बचा, अब देखिए केंद्र से आए हम लोग कहां पर, स्टेट पर। अब स्टेट से कहां आ जाएंगे, गांव पर, डिस्ट्रिक्ट पर, पंचायत पर, ठीक है। तो इसमें कौन कौन आ जाएगा, पंचायतें आ जाएंगी, जिला बोर्ड आ जाएगा, नगर पालिका आ जाएगी, सारे स्थानीय प्राधिकरण जितने भी होते हैं, यानी कि अर्धान प्रधान, एयर मेयर, बीडीसी, डीडीसी, जितने भी
ये अंजू पंजू जितने भी तरह के ये छोटे छोटे नेता होते हैं, जो भी लोग होते हैं, ये सब आ जाएंगे। क्लियर। अब इन्हीं लोगों के अंदर ये क्या है, कार्यकारी और विधायी अंग। तो कार्यकारी कौन होते हैं, आपके जो अधिकारी होते हैं, तो इसमें अधिकारी भी आ गए, सारे अधिकारी आ गए। फिर अब कौन बचा, अन्य प्राधिकारी गण। अन्य प्राधिकारी कौन कौन हो जाते हैं, जैसे आपके कंपनियां हैं, LIC है, ONGC है, सेल है, HL हो जाता है ना। जितनी भी कंपनियां हैं वो सब इसके अंतर्गत आएंगी। तो राज्य की परिभाषा में इन सबको समाहित किया गया है। ठीक है, ये बात समझ में आई, क्लियर। अब आएंगे अनुच्छेद 13 पे। ठीक है, 12 में अगर किसी को कोई डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं अभी कमेंट देख रहा हूं, आपके डाउट को क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, अगर कोई भी डाउट है तो आप बता दो। ठीक, हाँ, रजिस्टर्ड सोसाइटी, विश्वविद्यालय, नवरत्न, मिनी रत्न, महारत्न, PSUs, जो भी मतलब कंपनियां होती हैं, ये सब इसके अंतर्गत आएंगी। ठीक है, चलिए बढ़िया, मतलब किसी को कोई डाउट नहीं है। आज डाउट नहीं है, लेकिन जिस दिन इसका क्वेश्चन कराऊंगा उस दिन सब के सब लोग गलत आंसर देते हैं, ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो या तो आंसर सही दो, या तो कुछ डाउट लाओ। क्लियर। या फिर राम कहानी जैसा चल रहा है, कथा महाराज कथा सुना रहे हैं, आंख बंद किए, कान में आवाज जा रही है महाराज की, ताली बजा देते हैं बीच बीच में, हो गया, है ना। यही चीजें होती हैं। चलो कोई बात नहीं, आते हैं अपने टॉपिक पर, टॉपिक पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, सुग्गा कलर से लिखूंगा भाई। अब चलो अनुच्छेद 13 की बात करेंगे। अनुच्छेद 13 में क्या होता है, अनुच्छेद 13 बताया गया कि मौलिक अधिकारों से असंगत कानूनों की अमान्यता। अरे गुरुजी बहुत भयंकर बता दिए, है ना। क्या है, मौलिक अधिकारों से असंगत कानूनों की अमान्यता। ये तो मतलब ऊपर से बाउंसर चली गई, नहीं समझ में आया, अब समझाता हूं। क्लियर। अब देखो, जो मैंने आपको तभी बताया था, राज्य की मनमानी वाला याद कीजिए। ये क्या है, ये कानून। आप देखो, स्टार्टिंग से सुनो। कोई कानून है, ठीक है, कानून कैसे बना ये बाद में बताऊंगा। ठीक है, अभी मतलब ओवरफ्लो हो जाएगा फिर सारी चीज आप लोगों को। ठीक, क्या है यहाँ पर दोस्त, कोई कानून है, ठीक। अब इस कानून के अंतर्गत, है ना, इस कानून के अंतर्गत बहुत सारी धाराएं हैं। आप सबको पता है हर कानून में धारा होती है। ठीक है, बहुत सारी धाराएं हैं। ठीक है, मान लीजिए ये दहेज अधिनियम है, दहेज वाला कानून है। ठीक है, बहुत बढ़िया से समझना, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन अच्छे से समझ में आएगा। अब इसमें धारा 1 है, धारा 2 है, धारा 3 है, 4 है, 5 है, बहुत सारी धाराएं हैं। ठीक है, अब सब धाराओं में कोई ना कोई प्रावधान किया गया है। ठीक है, अब इसी में एक धारा हमने जोड़ी है, उस धारा का नाम है धारा X। क्लियर, आपको सिर्फ समझना है, मानना है। ठीक है, अब ये धारा X हो गई। अब इसमें मैं मान लो गवर्नमेंट में हूं, ठीक है, तो मैं मतलब मेरा तो हो गया है शादी विवाह, तो अब मैंने क्या बोला कि विवाह करना ही अपराध माना जाएगा। ठीक है, क्या मैंने बोल दिया कि विवाह करना ही अपराध माना जाएगा। ठीक है, क्या होगा, अपराध होगा। क्लियर। और सजा मैंने बता दी कि जो भी व्यक्ति भारत में अब विवाह करेगा उसको 15 साल की सजा हो जाएगी। ठीक है, आई बात समझ में। तो अब मैंने क्या किया, 15 साल की यहां पर सजा सुना दी, किसको, अगर कोई व्यक्ति शादी करता है। ठीक है, अब सब लोग डरे, अरे भाई शादी करने पे तो क्या हो गया, शादी करने पे तो बवाल हो गया, सजा हो जाती है। अब क्या करें, तो अब क्या करोगे, अब आप करोगे यहां पर, ओ ये क्या हो गया, हाँ चलिए ठीक है, बच गया। ठीक है, तो अब शादी करने पे तो गुरुजी ने सजा बता दी है, अब कैसे होगा काम, तो देखो अब ऐसे काम होगा दोस्त कि, अरे वाह ये क्या मिल गया, देखो कीड़ा चल रहा है,
चलिए एक्सपेरिमेंट होते रहते हैं। तो अब क्या हुआ, अब सजा मिल गई। तो अब ये आप लोग क्या करोगे, आप लोग करोगे कि देखो भाई ये जो एक्स वाली धारा है ये तो विवाह करने को ही अपराध बता रही है, और विवाह करना आपका मौलिक अधिकार है। ठीक है, अनुच्छेद 21 में क्या है, अनुच्छेद 21 में बताया गया है अपने जीवन साथी का चयन, किसका, जीवन साथी का चयन करना क्या होता है, मौलिक अधिकार होता है, फंडामेंटल राइट होता है। क्लियर, ठीक है। हाँ रहने ही दे रहे हैं, शादी की जल्दी बहुत है सबको, दिक्कत ये है ना। तो जीवन साथी का चयन क्या है, मौलिक अधिकार है। यहां पर मैंने क्या बताया, विवाह करना अपराध होगा। तो अब ये कानून बन गया। अब जितने भी नए नए लौंडे हैं जिनको अब ताजा ताजा ब्याह हुआ करना है, वो परेशान सब कि अरे बहुत खतरनाक कानून ला दिए हैं, विवाह नहीं हो पा रहा है, अब बिना ब्याह के रणुए मर जाएंगे, है ना। तो देखिए फिर आप क्या करोगे, आप बोलोगे कि नहीं 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 नहीं, अनुच्छेद 21 है, अनुच्छेद 21 में क्या है, जीवन साथी का चयन करना है, और जीवन साथी का चयन करना हमारा फंडामेंटल राइट है। ठीक है, ये क्या है, फंडामेंटल राइट है। सीना फुलाओगे, संविधान की किताब उठाओगे, भागोगे सुप्रीम कोर्ट की तरफ। अब जैसे सुप्रीम कोर्ट पहुंचोगे, बोलोगे जज साहब एक नए आए हैं सरकार में, वो बोल रहे हैं कि विवाह करना ही अपराध है। ठीक, तो सुप्रीम कोर्ट भी बोलेगा कि लाओ लाओ भाई ये कानून कहाँ है, लेके आओ। तो आप लाओगे कि देखो इस वाले कानून में फला फला धारा के अंतर्गत ये क्या किया गया है, ये यहाँ पर प्रावधान कर दिया गया है, विवाह करना अपराध है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट कलम उठाएगा और देखेगा, अब यहाँ ध्यान से समझना, मजाक खत्म है, समझने वाली चीज है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, वो देखेगा कि क्या सारी धाराएं गलत हैं या फिर कोई एक धारा गलत है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट क्या देखेगा कि सारी धाराएं गलत हैं या कोई एक धारा गलत है। तो अगर सारी धाराएं गलत हैं तो पूरे कानून को रद्द कर देगा। क्या कर देगा, पूरे कानून को ही रद्द कर देगा। आई बात समझ में। अगर कोई धारा में गलती है तो वो क्या करेगा, सिर्फ उस धारा को रद्द कर देगा। क्लियर, तो ये होता है मौलिक अधिकारों से असंगत कानूनों की अमान्यता। अब यहां पर विवाह करना जो अपराध है ये क्या था, मौलिक अधिकार से असंगत था, मौलिक अधिकार का हनन कर रहा था। तो इसको क्या कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, अमान्य कर दिया। सुप्रीम कोर्ट किससे करेगा, संविधान को पढ़ के करेगा। पूरा सुप्रीम कोर्ट किससे चलता है, संविधान से चलता है। ठीक है, क्लियर। 21 आर्टिकल घर वालों को पढ़ाना, हाँ बहुत जरूरी है, आर्टिकल 21 पढ़ाओ घर वालों को। मनचाहा वर जो है वो मिलेगा एकदम बढ़िया। देखो कमेंट डिलीट कर दी लड़की। ठीक है चलिए बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ लेकिन पढ़ा सकते हो घर वालों को, जरूरी है। ठीक है, तो देखो कमेंट करके अनन्या जी गायब हो गई है ना, उनको अभी ठीक है, तो नहीं पढ़ाना जरूरी भी है घर वालों को। ठीक है, प्रेमानंद महाराज भी कहते हैं कि अगर आप एक दूसरे को पसंदी पसंदा वाला मैटर है तो कभी भी परिवार की बात मत मानो, अपने मन से कर लो। ठीक है, अच्छा बगल वॉइस तेज है सर जी, घर वाले बगल ठीक है, अगर घर वाले बगल हैं तो ईयरफोन लगा के पढ़ लो भाई। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रेमानंद महाराज को आप लोग सुना करो। प्रेमा देखिए उन्होंने क्या पढ़ा, उन्होंने अनुच्छेद 21 भी पढ़ा है। वो वेद पढ़े, ग्रंथ पढ़े, राधे राधे पढ़े, इसके साथ उन्होंने अनुच्छेद 21 भी पढ़ा कि अगर सेम उसमें मैटर फंसा है। क्लियर, अगर एक दूसरे को पसंद कर रहे हैं और वो वयस्क हैं, ठीक है, ठीक है, नहीं तो यहाँ पे 10 वाले लौंडे भी मतलब परेशान हो जाते हैं, ब्याह करबे तो नहीं करबे वाला। ठीक है, तो ये नहीं, जब आप वयस्क हो जाएं तब आप अपने जीवन साथी का चयन
कर सकते हैं। इसीलिए देखो कुछ मतलब ऐसे केसेस आते हैं कि लोग भाग के शादी कर लेते हैं, है ना, भाग के शादी करते हैं, फिर पुलिस आती है, ठीक है। अब ये मत करना कि कोई लोग भाग लो नहीं फिर बोलो कि गुरुजी तो बताए थे कि भाग के कर लो, सब वैलिड है, ठीक है। ये सारी चीजें नहीं है, आपके संस्कार भी यहाँ पर मायने रखते हैं, ठीक है। कि अगर कोई व्यक्ति से आप 2 साल 2.5 साल से कांटेक्ट में हो, अट्रैक्शन है, प्यार है, मोहब्बत है, जो भी है, आपके माता पिता ने भी आपको 21 साल पाला है वयस्क होने तक, तो उनकी भावनाओं का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। तो ऐसे में ऐसे काम नहीं करना चाहिए। कोशिश कीजिए कि आप अपने माता पिता को कन्विंस कीजिए, वो माने, आप अपने उसको अरेंज में बदलिए, है ना। तो ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। चलो, अब ये मैटर बहुत लंबा होता है तो इसमें फंसते चले जाओगे, टॉपिक पर आओ। तो देखिए क्या होता है, वयस्क होने पर जीवन साथी का चयन होता है। तो अब इस कानून को किसने रद्द कर दिया? सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट जो इस कानून को पढ़ा, सुप्रीम कोर्ट ने ही तो पढ़ा इस कानून को कि कौन सी धारा है, इसी को हम क्या बोलते हैं? न्यायिक समीक्षा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जुडिशियल रिव्यू बोलते हैं। क्लियर? हाँ, सब होशियार हैं आजकल तो, पेट से होशियार होकर पैदा हो रहे हैं कुछ, ठीक है। तो ये क्या है? न्यायिक समीक्षा है। और जो इसको रद्द किया गया, यही क्या है? मौलिक अधिकारों से जो कानून असंगत हैं उनकी अमान्यता है। क्लियर हो गई ये बात? आ गया समझ में? ठीक है, चलो बढ़िया। तो हाँ, मतलब होता है, वर नहीं मिलेगा, अच्छा तो अभी से अगर वर ढूंढा जा रहा है तो अच्छी बात है। देखो लड़कियों के लिए एक मैं मतलब ये बताना चाहूंगा कि आपका, जैसे लड़कों का सफल होना आवश्यक है, ठीक है, लड़कों का सफल होना आवश्यक है, लेकिन लड़की का सफल होना अत्यंत आवश्यक है। समझिएगा बात को, लड़की का असफल होना, ठीक है, उसको सक्सेस मिलना मैंडेटरी है अगर उसके घर वाले उसको पढ़ा रहे हैं, है ना। क्लियर? तो अगर घर वाले आपको पढ़ा रहे हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप सफल हो। अगर किसी लड़की की सरकारी नौकरी लग जाती है तो उसके लिए लड़का ढूंढना, लड़का क्या ढूंढना, लड़के खुद ही ढूंढते हुए आ जाते हैं। मतलब लड़कों के माता पिता, है ना, वो खुद ढूंढते हुए आ जाएंगे कि चलो उनकी बिटिया का सरकारी नौकरी है, हमारा लड़का का ब्याह कर लेते हैं ना, ये चीज होती है। तो लड़की का सफल होना बहुत जरूरी होता है, ठीक, ये चीजें हैं। लड़का का क्या है, मजदूरी कर लेगा, है ना, क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा बीड़ी पिएगा 3-4 बार मजदूरी करने में, इससे ज्यादा क्या होगा। 10 रुपया का बंडल लेगा, पूरी दिन दिहाड़ी मारेगा, शाम को 700-800 रुपया मिल जाएगा, चला आएगा, है ना। लेकिन औरत, औरत के लिए लड़की के लिए ये बहुत जरूरी है कि उसको एक सम्मानजनक नौकरी मिले। तो इसलिए जो भी लोग हैं मन लगा के पढ़ो, ठीक है। चलो अब बहुत हो गया प्रवचन, आगे आते हैं, बाबा जी खत्म। चलो अब अनुच्छेद 32 और 226 की बात करेंगे, है ना। 32 और 226 की बात करेंगे। 32 और 226 क्या है? न्यायिक समीक्षा की बात करता है, ठीक है। अनुच्छेद 32 से सुप्रीम कोर्ट न्यायिक समीक्षा करता है और 226 से हाई कोर्ट न्यायिक समीक्षा करता है। क्लियर हो गई बात? आ गया समझ में? ठीक है, तो ये चीज होती है, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए, अब इसमें क्या है, कानून को बताया गया है। क्या बताया गया? कानून, विधि क्या है, ठीक है। विधि मतलब, देखिए विधि क्या होता है, विधि का मतलब ही होता है लॉ, और लॉ का मतलब ही क्या होता है, कानून, ठीक है। क्लियर? तो विधि का मतलब क्या हुआ, कानून हो गया। अब यहां पर जब आप देखेंगे तो कौन से कानून को शून्य घोषित किया जाएगा, यहां पर आपने यही पढ़ा था ना कि मौलिक अधिकारों से असंगत कानूनों की अमान्यता, है ना। तो कौन से कानून, ये भी तो पता होना है ना कि तुम कल को गए अमेरिका का कानून रद्द करके चले आए, बोलोगे है हमारे यहाँ तो है ऐसा अनुच्छेद 13 में, रद्द करो इसको,
तो बहू मारेगा ट्रंप, ऐसे पगलाया हुआ है आजकल, है ना। तो ये चीज होती है। तो कौन से कानून, ये जानना जरूरी है, ठीक है। और ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद कल क्लास करेंगे, ठीक है। चलिए, तो कौन कौन से, पहला, संसद या फिर राज्य विधायिका द्वारा बनाए गए कानून, क्लियर। अब देखो कौन कौन से, जैसे सरकार ने बना दिया मोटर वाहन अधिनियम, ठीक है, क्या बना दिया, मोटर वाहन अधिनियम बना दिया। सरकार ने और कोई कानून बना दिए, दहेज का कानून बना दिया, है ना। सरकार ने मान लीजिए पर्यावरण संरक्षण बना दिया। तो बहुत सारे कानून है। तो इस ये सारे कानून किसके अंतर्गत आएंगे, जुडिशियल रिव्यू के अंतर्गत आएंगे। फिर राष्ट्रपति और राज्यपाल के द्वारा जो अध्यादेश होता है वो भी एक कानून होता है, तो हम उसको भी इस कैटेगरी में रख रहे हैं। या फिर कोई भी प्रतिनियोजित कानून, ठीक है। प्रतिनियोजित क्या होता है, जैसे कोई रूल आया, कोई उपविधि आई, कोई आदेश है, कोई हाँ, न्यायिक पुनराविलोकन भी इसी को कहते हैं। जुडिशियल रिव्यू जो है यही न्यायिक पुनर्विलोकन होता है, क्लियर। चलिए, ठीक है। अधिसूचना है, कोई विनियम है, ये सब कुछ आएगा। या फिर कोई रिवाज या प्रथा है, ठीक है। अब कल को देखिए सती प्रथा क्यों बंद हुई, सती प्रथा को बंद करने का क्या किया गया, कैसे सती प्रथा बंद हुई, तो ये कानूनों के विरुद्ध थी। लेकिन ये कहीं पर कानूनी तौर से लिखा नहीं था, ये कहीं पर भी कुछ ऐसा लिखा नहीं था कि सती प्रथा होती है, ये है वो है, कुछ नहीं। जैसे दूसरा एक और देख लीजिए, बाल विवाह, है ना, बाल विवाह, क्लियर। अब बाल विवाह एक प्रथा है, तो ये गलत है। तो इस पे हमने क्या लाया, इसके लिए हमने लाया क्या, हमने लाया कानून, है ना, हमने कानून लाया और उसके द्वारा हमने इसको रोक दिया, क्लियर है। अब कोई अगर कल को उठ के क्या बोले कि नहीं भाई बाल विवाह तो हमारे यहाँ रिवाज है और हम करेंगे, कुछ भी कर लो, तो फिर कर लेंगे कुछ भी, पता चल जाएगा उसको भी, है ना। जब अपराध करेगा तो सजा भुगतेगा, और जब सजा भुगतेगा तो अच्छे से भुगतेगा, क्लियर हो गई बात। तो ये चीज होती है, ठीक है। अब चलो एक बार सब लोग कमेंट करके बताओ यहां तक की क्लास कैसे लगी, ठीक है। चलो 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 जल्दी, ठीक है। आगे क्या है, संविधान संशोधन से संबंधित स्थिति। अब देखो अनुच्छेद 13 के अनुसार संविधान संशोधन कानून नहीं है, क्या है ये, कानून नहीं है। लेकिन, फिर लेकिन, ठीक है, लेकिन वो संविधान संशोधन जो मूलभूत ढांचा है, क्या है, मूलभूत ढांचा है, इसमें क्या है, इसको ये वॉयलेट ना करे, मूलभूत ढांचे को परिवर्तित ना करे, क्लियर, आ गई बात समझ में, ठीक है। तो क्या हुआ था कि बोला गया था कि मौलिक अधिकार में अगर संशोधन कर दिया जाए, क्या हो, संशोधन कर दिया जाए, तो वो उसको जाके आप चुनौती नहीं दे सकते हो। काहे भाई, काहे नहीं दे सकते, तो इसने क्या बोला कि इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि संविधान संशोधन कानून ही नहीं है, और अनुच्छेद 13 में क्या है, कानून का ही न्यायिक पुनराविलोकन होगा, जुडिशियल रिव्यू होगा। तो कानून ही नहीं है तो कैसे, तो देखो फिर जगे, जब जगे तो क्या बोला कि मूल संरचना का उल्लंघन ना हो भैया, समझे, मूल संरचना का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। अब मूल संरचना क्या है, अब मूल संरचना है, क्योंकि देखो अब मूल संरचना क्यों, मान लीजिए ये आपका घर है, ठीक है, ये क्या है मित्र, आपका घर है, ठीक है। एक कमरा यहाँ कटा है, ठीक है, ये आपका कमरा है, इसमें आप कोने में अपना ले लिए हो, रात में फुसुर फुसुर बात करते हो, ठीक है। यहाँ बढ़िया बरामदा कटा है, यहाँ से एंट्री है, क्लियर। अब आप लोग चाहो तो नक्शा बनवा सकते हो मुझसे, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए लैट्रिन बाथरूम हो गया, क्लियर, फिर एक कमरा हो गया, फिर एक किचन उचन हो गया, ये सब हो गया, ठीक है। चलिए बढ़िया, ठीक है। अब
यहां समझना, जो नींव ये जितनी लाइन बनाई है मैंने, इसको नक्शा मत समझना, ये क्या है, ये नींव है। क्या है, नींव। ठीक है, ये नींव है जो गई है, ठीक है, घर की नींव है। ठीक है, अब इसको समझना बहुत बढ़िया से, मूलभूत जो ढांचे की बात बार बार हो रही है एक बार में समझ में आ जाएगी। क्या हुआ कि आपने अपने पापा से बोला कि पापा घर में थोड़ा सा चेंज कराना है ना, क्या कराना है, चेंज कराना है। तो पापा बोला ठीक है करा लो, लेकिन नींव मत हिलाना, नहीं तो घर गिर जाएगा। तो आपने बोला ठीक है, क्लियर। तो आपने क्या किया, अपने रूम में यहां पर ऐसे पार्टीशन करा लिया और कोपचे में घुस के बात करने के लिए। ठीक है, बाथरूम यहां था, बाथरूम का दरवाजा आपने यहां से करवा लिया, क्लियर, लेकिन नींव को नहीं छोड़ा। नींव क्या है, नींव ही मूल संरचना है। क्या है, ये मूल संरचना है। अगर नींव को छेड़ दिए तो पूरा घर गिर जाएगा, और घर ना गिरे इसलिए मूल संरचना सुरक्षित होनी चाहिए। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि मूल संरचना का उल्लंघन ना हो, अगर हुआ तो इसको हम क्या करेंगे, अमान्य घोषित कर देंगे। क्या करेंगे, अमान्य घोषित कर देंगे। क्लियर। तो मूल संरचना समझ में आई संविधान की क्या है, यही है कि जो भी 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था वही मूल संरचना होगी। क्लियर। हालांकि इसकी व्याख्या कहीं नहीं की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है कि जब जब जरूरत पड़ेगी मैं मूल संरचना की व्याख्या करूंगा। क्लियर, आगे बात समझ में डन है, चलो बढ़िया, बहुत अच्छे। तो यहां तक आपको समझ में आ गया। अब आता है समानता का अधिकार। ये कहां से कहां तक है, अनुच्छेद 14 से 18 तक है। आपको इक्विटी, इक्वलिटी और जस्टिस में डिफरेंस बताना है। अब इन सब चीजों को हम बताएंगे कल, ठीक है, क्योंकि अब इसको अगर मैं 14 से 18 को छेड़ूंगा तो ये पूरा 1 से सवा घंटे की क्लास जाएगी, तो वो हम नहीं छेड़ेंगे। ठीक है, चलिए। तो अब कल कल क्या करेंगे, मैंने बताया था ना कि यार मैं जब पढ़ाना शुरू करता हूं तो डीप हो जाता है, और जब डीप हो जाता है तो टॉपिक छूट जाता है। कल मैंने आपको बताया था कि 12, 13 और समानता का अधिकार कर लेंगे, समानता के अधिकार तक पहुंच ही नहीं पाए। तो कल क्या करेंगे, कल करेंगे समानता का अधिकार। क्लियर, क्या करेंगे, समानता का अधिकार कल करेंगे, अनुच्छेद 14 से 18 तक। क्लियर, आगे बात समझ। चलिए, तो बढ़िया लगा, क्लास कैसी लगी अभी मत बताना दोस्त, क्लास जब कंप्लीट हो जाए, मैं रोज कहता हूं आप लोग नहीं करते हो, जब क्लास पूरी हो जाए, एंड हो जाए, तो फिर से ओपन किया करो, फिर कमेंट किया करो क्लास कैसी लगी। यानी कि जब आपके बाद कोई देखने आए तो उसको ये तो लगे ना कि हाँ कोई अच्छा आदमी पढ़ा के गया है। ठीक है, तो कमेंट जरूर कर दिया करना। ठीक है, चलें अब विदाई हो। ठीक है, चलो बढ़िया। तो सब लोग अब मिलते हैं, आप लोग पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए। अब मिलेंगे आप लोगों से कल, तब तक के लिए सभी लोगों को प्यार भरा नमस्कार, राम राम, राधे राधे, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।